Hi friends, welcome हमारे GS इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 107। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 107 है। इसमें हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, ऑल स्टेट से रिलेटेड एंड दी अदर कंट्री के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए। ओके, जितने भी मेडिकल से रिलेटेड नर्सिंग एग्जाम्स जो भी होते हैं हर एक स्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए। इसमें मोस्टली क्वेश्चनों को हम रिविजन्स करेंगे और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप पढ़ लें अपनी स्क्रीन पर और अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस विटामिन की कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है? डिफिशियंसी ऑफ दी विच विटामिन काजेज मेगलोब्लास्टिक एनीमिया? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर बताना होगा। क्या है इसका राइट आंसर? कमेंट करें अपना आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट किया करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। इन द एग्जाम्स आपको हेजिटेशन महसूस नहीं होगी। आप जो भी क्वेश्चन का आंसर सिलेक्ट करेंगे, आप जो ऑप्शन चूजिंग की पावर्स होगी आपके अंदर, वो एबिलिटी क्या होगी, आप हैप्चुअल हो जाएंगे। ओके, आपके अंदर एक एबिलिटी आ जाएगी आपको कितनी जल्दी अपना आंसर देना है। ओके, हमारे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर बता दिया करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस विटामिन की कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें आप। ये लिखा है फॉलिक एसिड। मेगलोब्लास्टिक एक एनीमिया का टाइप होता है, ये फॉलिक एसिड की कमी के कारण हो जाता है। आपको इस तरह ध्यान रखना है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछा भी गया है क्वेश्चन। यहाँ पर आप थोड़ी डिटेल से देख सकते हैं किस तरह जब कंडीशन दी जाएगी तो आपको किस तरह एग्जाम्स में क्वेश्चन को करना है। ठीक है, वैसे तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो फॉलिक एसिड की कमी से होता है। बाय द वे, ये दोनों विटामिन होते हैं जिसकी वजह से ये एनीमिया होता है। एनीमिया इसकी वजह से भी होता है और इसकी वजह से भी होता है। फॉलिक एसिड भी विटामिन B12। ओके, जब भी आपको ऑप्शन में बोथ दिया जाए तो राइट आंसर होगा बोथ वाला। सिंगल सिंगल दिए जाए तब भी सिंगल वाला आंसर हो जाएगा। ओके, मोस्टली जब ये दोनों दे दिए जाए, ऑप्शन डी में बोथ ना दिया जाए, तब आपका आंसर राइट आंसर जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो फॉलिक एसिड होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। थोड़ा जिस हिसाब से हमने कंडीशन बताई आपको ध्यान रखना है। जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है वो फॉलिक एसिड की कमी से जनरली होता है। ठीक है, जब दोनों दिए जाए, ऑप्शन में बोथ लिखा जाए, तब आंसर में दोनों सही होंगे। ठीक है, लेकिन अगर बोथ ना दिया जाए तो आंसर में इसकी प्रोबेबिलिटी ये सही होगा। 100% फॉलिक एसिड राइट आंसर माना जाएगा। ओके, आपको इस तरह ध्यान रखना है। इसी की वजह से क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम्स में, उसे समझे थोड़ा सा। एक क्वेश्चन बनता है परनीशियम एनीमिया किसकी वजह से होता है या किसकी कमी से होता है, तो आपको ध्यान रखना है। तब उसका राइट आंसर विटामिन B12 होगा। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं परनीशियम एनीमिया। ये एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, परनीशियम एनीमिया जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। वैसे इन फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी कारण एनीमिया होता ही है। ठीक है, एनीमिया का क्या मतलब होता है? रक्त में क्या हो, ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में। ओके, ये एनीमिया का मतलब होता है। द लीडिंग काजेज ऑफ द विटामिन B12 द डिफिशियंसी द परनीशियम एनीमिया। ये देखो यहाँ पर मेंशन भी है। ओके, विटामिन B12 की कमी से कारण क्या होता है? परनीशियस एनीमिया हो जाता है। आप इसे लिख भी सकते हैं, लेकिन जब मेगलोब्लास्टिक एनीमिया पूछा जाएगा, ऑप्शन में विटामिन B12 नहीं होगा या बोथ वाला नहीं होगा, तो आंसर राइट 100% फॉलिक एसिड माना जाएगा। ठीक है, आप इसी को प्रोबेबिलिटी दें, इसी की प्राथमिकता देंगे। ठीक है, फॉलिक एसिड के। और फॉलिक एसिड को विटामिन B9 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन B9 के नाम से भी जाना जाता है। और इसे फोलासिन के नाम से भी पुकारा जाता है। किसे? विटामिन B9 को। फोलासिन के नाम से किसे जाना जाता है? विटामिन B9 को। और इसे फॉलिक एसिड भी कहा जाता है। ओके, जो परनीशियम एनीमिया पूछा जाएगा तब आपका आंसर होगा विटामिन B12 की कमी के कारण हो जाता है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि जो परनीशियस एनीमिया होता है ये किसकी कमी के कारण होता है, तो राइट आंसर होता है विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। ये लिखा है काज्ड बाय द ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक पेरिटल सेल्स एंड द एक्सेस द सेल द टर्न ओवर इंक्रीज द डिमांड ऑफ द malabsorption आर दी पुअर डाइट में दी काज ऑफ दी फोलेट डिफिशियंसी। कह रहा है कि आप ऐसी चीज़ों का जब सेवन नहीं करते हैं जिसपे फोलेट पाया जाता है, जब आप ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करते जिसपे फोलेट पाया जाता है, तो आपको क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। ओके, एनीमिया हो जाता है। इनके कई टाइप्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो मोस्टली पूछा जाता है तो ये आपको बताना होगा। विटामिन B12 की वजह से ये वाला हो जाता है परनीशियस एनीमिया,
और जो मेगलोब्लास्टिक हो जाता है वो फॉलिक एसिड या विटामिन B9 की वजह से हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फॉलेट वाले जो सब्सटेंस से ये क्या होते हैं, जैसे कि काजू हो गया, बादाम हो गया, और भी ग्रेन्स हो गए, अनाज हो गया, पूरे मतलब होल ग्रेन्स होते हैं, उसमें क्या होता है, ये फॉलेट पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, इनीमिया हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें, जल्दी से अपना आंसर बताएं। ऑपरेशन से बच्चा होने के बाद स्तनपान कितने समय बाद प्रारंभ कर देना चाहिए? हाउ सून आफ्टर द ब्रेस्ट फीडिंग शुड द बेबी स्टार्ट फ्रॉम द ऑपरेशन? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 घंटे के बाद क्या होता है, शुरू कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ लें अपनी स्क्रीन पर, अपना आंसर बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया गया निम्न में से कौन सा विटामिन खाना बनाते समय नष्ट हो जाता है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, विटामिन सी। ठीक है, खाना बनाते समय या कुकिंग करते समय कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग द विटामिन इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कुकिंग? विटामिन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 पढ़ लें आप, अपना आंसर बताएं। पिछले वीडियो को बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पर, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फोटोथेरेपी किस रोग की चिकित्सा है? फोटोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ द विच डिसीज? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जॉन्डिस या पीलिया। फोटोथेरेपी जो की जाती है वो किस रोग में की जाती है? आपका जो राइट आंसर होगा पीलिया, या हिंदी इंग्लिश में कहते हैं जॉन्डिस। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोथेरेपी इज द यूज ऑफ द विजिबल लाइट। इस पर लाइट का यूज किया जाता है, ब्लू और व्हाइट लाइट का यूज किया जाता है। ओके, जॉन्डिस का इलाज किया जाता है इन द न्यूनेटल पीरियड, जब ये बच्चों में किया जाता है मोस्टली। ठीक है, न्यूनेटल पीरियड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ लें आप जल्दी से, आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया गया निम्न में से विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको बताना है जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबुडेंट सोर्स ऑफ द विटामिन सी? इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन डी, अमला या आंवला में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी, वैसे भी सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो पाया जाता है वो आंवला में पाया जाता है। बाकी दूध के अलावा बाकी सभी में विटामिन सी पाया जाता है, ऑरेंज में भी, अमरूद में भी, हरी मिर्च में भी। और जब दूध को 2-3 घंटे बाद रख दिया जाता है, 2-3 घंटे के बाद उसमें भी थोड़ा सा लैक्टिक एसिड की वजह से खट्टापन आ जाता है, तो उसमें भी विटामिन सी की मात्रा थोड़ी बहुत पाई जाती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो आंवला में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ लें आप जल्दी से, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी ग्रंथ जो वृक्क या किडनी के ऊपर स्थित होती है? कई बार बताया है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड क्या होती है? हमारी किडनी के ऊपर स्थित होती है, वृक्क के ऊपर स्थित होती है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये आपकी दोनों ओर 2 किडनियाँ होती हैं, इस पर क्या होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में होती है। क्या? ट्रायंगुलर, मतलब त्रिभुजा आकार की होती है, त्रिभुज के आकार में होती है, ये दोनों ओर स्थित होती हैं। ठीक है, ये एडिनल ग्लैंड होती हैं, ये किडनी के ऊपर स्थित होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया गया है, स्त्रियों में बालों का असमान रूप से उगना किस रोग में पाया जाता है? इन विच फॉर्म इज द हेयर ग्रो अनइवनली इन वुमेन? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका, कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, स्त्रियों में बाल क्या होता है, सामान्य से जब ज़्यादा बढ़ेंगे बाल या उगेंगे उसे असामान्य कहा जाता है। ठीक है, उसे असामान्य कहा जाता है या एबनॉर्मल कहा जाएगा। तो वैसे तो बाल सभी के उगते हैं, लेकिन क्या होता है, सामान्य से ज़्यादा जब स्त्रियों में बाल उनके चेहरे पे या फेस पे आने लगते हैं तो इसे ये कुशिंग सिंड्रोम की वजह से ऐसा होता है। ओके, और भी कई पार्ट्स में उनके बाल उगने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है, पढ़ लें आप अच्छे से। द मोस्ट कॉमन काजेज इज द यूज ऑफ द स्टेरॉइड ड्रग। इसका जो मोस्ट कॉमन काजेज होता है स्टेरॉइड ड्रग्स होता है। ओके, बट इट कैन आल्सो अकर्स फ्रॉम द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द कार्टिसोल। लेकिन जो इसका राइट आंसर होता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो कुशिंग सिंड्रोम होता है वो किस हार्मोन्स की वजह से होने लगता है या किसकी वजह से अकर्स होता है? कार्टिसोल से एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो एडिनल ग्लैंड से स्रावित होता है या निकलता है, सेक्रेशन होता है। कहाँ से? एडिनल ग्लैंड से। ओके, ये किडनी के ऊपर स्थित होती है। एडिनल ग्लैंड से कार्टिसोल हार्मोन जब ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, मतलब ओवर प्रोडक्शन होगा, तो कौन सा रोग हो जाएगा? ये वाला रोग हो जाएगा। कौन सा? कुशिंग सिंड्रोम। ओके, ध्यान में रखना है। इसमें होता क्या है, स्त्रियों में क्या होता है, इनमें चेहरे में क्या होते हैं, बाल आने लगते हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। और भी कई लक्षण हैं, पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया, वहाँ पर देख लें। अब यहाँ पर हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेरॉइड जो बात की गई है इसके बारे में बताना चाहेंगे। स्टेरॉइड ड्रग्स क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ा बता रहे हैं, आज समझ लें थोड़ा सी, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। स्टेरॉइड ड्रग्स एक प्रकार का मेडिसिन का टाइप होता है, ये बात समझे, एक प्रकार का मेडिसिन का टाइप होता है। वर्क फॉर द डिक्रीजिंग द इन्फ्लेमेशन। इसका काम क्या होता है? इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन को कम करता है, रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ द
इम्यून सिस्टम। और ये कई प्रकार की जो रेडनेस होती है बॉडी में या चोट लगने के बाद, चोट के बाद जो पेन होता है उसको कम करता है, ये स्टेरॉइड ड्रग का कार्य होता है, ठीक है। और ये जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बनाए रखती है। स्टेरॉइड ड्रग जितनी भी होती हैं इम्यून सिस्टम को बनाए रखती हैं और ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं, ठीक है। दे आर यूज टू द ट्रीट द वैरायटी ऑफ द इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज एंड कंडीशंस। ये जितने भी प्रकार के सूजन हो जाते हैं या इन्फ्लामेटरी हो जाती है, चोट हो जाती है, तो उसके प्रति क्या करती हैं, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, मतलब ये सूजन के प्रति कार्य करती हैं। और एंटी प्रति का मतलब होता है एंटी, और जैसे पेन होता है, किसी को दर्द होता है तो उसको क्या करती है, रिड्यूस करती है, कम करती हैं, और बॉडी का इम्यून सिस्टम लगातार बनाए रखती हैं। आपने कई बार सुना होगा टीवी या समाचार में कि स्टेरॉइड की वजह से किसी भी खिलाड़ी को या प्लेयर्स को क्या हुआ, उसके ऊपर चार्ज किया गया या उसको निकाल दिया गया उस खेल से, या उससे अवार्ड वापस ले लिया गया स्टेरॉइड ड्रग्स की वजह से। कई बार न्यूज में और समाचारों में चर्चा में रहता है। तो ये कई प्रकार के स्टेरॉइड एक प्रकार के मेडिसिन होते हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा देते हैं। और जो भी खिलाड़ी या प्लेयर्स या मैराथन में जो भी जाते हैं ओलंपिक में, मोस्टली पहले के लोग क्या करते थे, स्टेरॉइड ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे। इससे अगर वो गिर जाते थे या पेन होने लगता था, उनको ऐसा एहसास नहीं होता था, पेन उनको महसूस नहीं होता था। ये स्टेरॉइड ड्रग्स का कार्य होता है, और किसी भी प्रकार की उनको सूजन महसूस नहीं होती थी। ये कार्य होता है स्टेरॉइड ड्रग्स का, काफ़ी चर्चा में रहता है ये। ओके, उम्मीद है आप अच्छे से समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लें आप अच्छे से, जल्दी से आंसर बताएं। निम्न में से दूध में किस तत्व की कमी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफिशिएंसी इन मिल्क? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा आयरन। दूध में जो किस तत्व की कमी होती है, जनरली ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टाफनर्स में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा आयरन या लौ की कमी होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लें आप जल्दी से। किसके लिए वैगेटॉमी एक शल्य चिकित्सा उपचार है? फॉर होम द वैगेटॉमी इज अ सर्जिकल ट्रीटमेंट। इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा पेप्टिक अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर ये वैगेटॉमी के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप पढ़ लें, वैगेटॉमी इज द ट्रेडिशनली डन टू ट्रीट द पेप्टिक अल्सर बाय द रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द एसिड योर स्टमक प्रोड्यूसेस। इसके माध्यम से, वैगेटॉमी के माध्यम से क्या किया जाता है, जब आपका जो स्टमक होता है, पेट जब ज़्यादा मात्रा में एसिड का श्रावण करता है, सिक्रेशन करता है, तो उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। कौन? वैगेटॉमी के माध्यम से क्या किया जाता है, रिड्यूसिंग किया जाता है। जो आपका स्टमक क्या करता है, बहुत सारे जो एसिड होता है उनका सिक्रेशन करता है। जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो वैगेटॉमी के माध्यम से उसे रिड्यूस किया जाता है या कम किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लें आप जल्दी से, अपना आंसर बताएं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पूछे गए क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10, कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द कैल्शियम? जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन डी है। दूध में कैल्शियम जो अच्छी मात्रा में पाया जाता है वो दूध में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। सभी क्वेश्चन करवाए गए हैं आपके, ठीक है। आप जल्दी से जल्दी आंसर बताएं अपने। स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई लगभग कितनी होती है, या कितने व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। ओके, स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए? व्हेन शुड ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट? कब शुरू कर देना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा जन्म के 1 घंटे के भीतर, विद इन द वन आवर ऑफ द बर्थ। ओके, जन्म के 1 घंटे के बाद क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। बाय द वे, मान लो कि ऐसा ना दिया गया हो जन्म के 1 घंटे के तुरंत बाद, तो कभी कभी दिया जाता है डिलीवरी होने के बाद कितनी देर बाद स्तनपान या बेबी को दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। तो कभी कभी दिया जाता है 30 मिनट, आधे घंटे, ठीक है, आधा घंटा लिख दिया जाता है या 30 मिनट लिख दिया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा 30 मिनट होगा, जब बाय द वे ऐसा ना दिया जाए। मोस्टली क्या होता है, ऐसा मिल जाएगा आपको, जब ना दिया जाएगा तो क्या होता है 30 मिनट के अंदर क्या होना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए, आधे घंटे बाद स्टार्ट कर देना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग। लेकिन इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन में बी दिया गया, इसका भी मतलब यही है, मतलब 1 घंटे के भीतर, ये विद इन लिखा है, ठीक है। विद इन का मतलब होता है 1 घंटे के भीतर स्टार्ट कर देना, और जो 30 मिनट होता है ना वो 1 घंटे के भीतर आता है, ठीक है, जन्म के 1 घंटे के भीतर आता है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर पढ़ लें। निम्न में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विटामिन सी। ठीक है, आयरन के अवशोषण के लिए
या आयरन के अवशोषण को जो बढ़ावा देता है वो विटामिन कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। जो आप आयरन इनटेक करते हैं या लेते हैं, इसको जो ऑब्जर्शन करता है, मतलब अवशोषण करता है बॉडी में, ये पचाता है, तो उस किसका कार्य होता है? वो विटामिन सी का कार्य होता है। ओके, तो आपको आयरन वाले सब्सटेंसेस लेने के अलावा भी विटामिन सी भी पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 14, पढ़ लें आप जल्दी से, आंसर बताएं। मसूड़ों का प्रदान, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स क्या कहलाता है? व्हाट इज द कॉल्ड द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स? कई बार बताया हमने, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये लिखा है जिंजिवाइटिस कहलाता है। क्या? जिंजिवाइटिस। ओके, नीचे थोड़ी जानकारी दी गई है, आप पढ़ लें यहाँ पर। जिंजिवाइटिस का मतलब होता है गम में इन्फ्लेमेशन आना। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन आ जाना। ओके, यहाँ पर कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं, ये देख लें आप। यहाँ पर टेंडर हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है इजीली, ये सिम्टम्स होते हैं किसके? जिंजिवाइटिस के। इसका मतलब होता है गम इन्फ्लेमेशन। क्वेश्चन नंबर है 15, पढ़ लें आप, अपना आंसर बताएं। एक बच्चे को पूरक आहार सप्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू कर देनी चाहिए? व्हेन शुड अ चाइल्ड स्टार्ट दी सप्लीमेंट्री फीडिंग? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, ये आपको बताना है यहाँ पर। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्या आप बताना चाहेंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी है यहाँ पर। ठीक है, 4 से 6 महीने के बाद क्या होना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग या सप्लीमेंट्री फीडिंग शुरू कर देना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, हमेशा मैं बताता हूँ आपको, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप हमेशा ऑप्शन को फाइंड किया करें। जब भी मान लो कि सिंगल ऑप्शन दिया जाए कि आज 6 महीने बाद, तब आपका आंसर 6 महीने दिया होगा आंसर। ठीक है, 6 महीने जो सप्लीमेंट्री फीडिंग है कब शुरू कर देना चाहिए? 6 महीने से शुरू कर देना चाहिए। लेकिन जब रेंज में दिया जाए तब आपका आंसर ये सही होगा। ठीक है, 4 से 6 मंथ। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमने मेंशन किया, देख सकते हैं आप। जब भी रेंज में पूछा जाएगा तब आप 4 से 6 महीने बताएंगे। ठीक है, एवरेज लिया जाता है, बिटवीन ये रेंज है। जब भी एग्जैक्ट या वन आंसर दिया जाए, सिंगल ऑप्शन दिया जाए, तब आप 6 महीने बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर। स्पाइनल तंत्रिकाओं या स्पाइनल नर्व्स की कुल संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करिए आंसर जल्दी से। इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओके, 31 जोड़ी। स्पाइनल जो तंत्रिकाओं की संख्या होती है, स्पाइनल नर्व्स की जो संख्या होती है, वो 31 जोड़ी होती है। थोड़ी डिटेल्स मेंशन है, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ ले। पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था हमने, यहाँ पर देख लीजिए। 31 ये लिखा, 31 पेयर्स में होती हैं स्पाइनल नर्व्स। ओके, ये उनके नाम मेंशन किए गए हैं अलग अलग, कहाँ से कहाँ तक उनको किस नाम से जाना जाता है। स्पाइनल जो कॉर्ड होता है, इसमें ये नर्व्स पाई जाती है। ठीक है, स्पाइनल जो कॉर्ड होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी में ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। ये लिखा है 8 ये लिखा है सर्विकल्स होते हैं, 12 ये 12 नंबर पे ये लिखा है थोरेसिक्स होते हैं, 5 लंबर्स होते हैं, 5 सैक्रल होते हैं, 1 ये लिखा है कॉक्सिजियल होते हैं। कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड विद द बॉडी, ये क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, किससे? बॉडी से। ये नंबर्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, जो नंबर्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? स्पाइनल कार्ड जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये नीचे यहाँ बिटवीन वाले होते हैं, L1 L2 L5 इस तरह होते हैं। तो नंबर का जो नंबर होता है ये L1 से L5 तक होता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना है। आपको ये 12 जो होते हैं, ये लिखा है थोरेसिक पेयर्स। ये थोरेसिक कितने होते हैं? ये T1 से T12 तक होते हैं। ये इनके नंबर दिए गए हैं, सीरियल्स दिए गए। जो यहाँ पर दिया गया सर्विकल्स नर्व्स जो होते हैं, वो कितनी होते हैं? C1 से C8 तक होते हैं। इस तरह यहाँ आप याद कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो खासकर नीचे लिखा है, ये लिखा है कॉक्सिजियल, ये कितनी होती है? एक पेयर होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 17, पढ़ लें जल्दी से और अपना आंसर बताएं। और लास्ट भी बताया आपने कितने क्वेश्चन सही किए। यहाँ आपको मौका मिलता है, आप अपने आप को जांच सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड टेस्ट दिया करें और प्रैक्टिस किया करें, इससे आपके नॉलेज में निखार आएगी। ओके, होठों का फट जाना एवं उन पर अल्सर का बन जाना क्या कहलाता है? व्हाट इज द ब्रेक डाउन ऑफ द लिप्स एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द अल्सर ऑन देम? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किलोसिस कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और ये होता किसकी वजह से? विटामिन B2 की वजह से होता है। किसकी? विटामिन B2 की कमी से ये माउथ अल्सर हो जाता है, इसे किलोसिस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर थोड़ा पढ़ लें आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। कभी कभी नहीं दिया जाता विटामिन B2, तो राइबोफ्लाविन की वजह से ये किलोसिस डिसीज हो जाती है। होता क्या है?
इस तरह भी पूछा जाता है, एंगुलर जो किलोसिस हो जाता है वो किस विटामिन की कमी से हो जाता है, तो आप बताएंगे ये एंगुलर जो किलोसिस हो जाता है ये राइबोफ्लोविन या विटामिन B2 की कमी से हो जाता है। फिर पूछा जाता है एंगुलर एस्टोमेटेटिस माइटाइटिस जो हो जाता है वो किसकी वजह से होता है, विटामिन B2 की वजह से होता है। ठीक है, किलोसिस का मतलब क्या होता है अब ये समझ लें। सूजन आ जाती है, ये जो मुंह होता है यहाँ पर ये कट जाते हैं कॉर्नर, इस पर सूजन आ जाती है और लिप्स फूल जाते हैं और क्रैक हो जाते हैं, मतलब इनमें क्या होती है, दरारें से पड़ जाती हैं, ओके, क्रैक्ड हो जाती हैं, यहाँ पर कटने लगता है, इसे किलोसिस कहा जाता है। उम्मीद है आप अच्छे से समझे होंगे। यहाँ पर साइन मेंशन है, ये राइबोफ्लोविन की डिफिशियंसी को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, ये लिखा है एरिबोफ्लोविनोसिस के नाम से जाना जाता है, ये पढ़ लें, यहाँ पर वर्ड मेंशन है, ये राइबोफ्लोविन की कमी को कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 18, कौन सी थेरेपी के पश्चात गंजापन समानता परिलक्षित होता है या गंजापन हो जाता है, आफ्टर विच थेरेपी इज बाल्डनेस रिफ्लेक्टेड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कीमोथेरेपी में ऐसा होता है। ओके, कई बार समझाया भी है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19, क्वेश्चन नंबर 19 पे दिया गया है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का स्रावण कहाँ से होता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का स्रावण होता है या सिक्रीशन होता है। यहाँ पढ़ सकते हैं आप, ये कहा गया है यहाँ पर ADH इसका पूरा नाम है। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स इज प्रोड्यूस बाय द एरिया ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का एक एरिया होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, इसका प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है और रिलीजिंग कहाँ से होता है, यहाँ पर यही पूछा गया था, इसका श्रावण कहाँ से होता है, मतलब सिक्रीशन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका सिक्रीशन होता है या श्रावण होता है या निकलता है। ठीक है, लेकिन बनता कहाँ पर है, ये बनता है भैया हाइपोथैलेमस में। ये भी क्या एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, ये मस्तिष्क में या ब्रेन में स्थित होती है, हिंदी में यहाँ पर मेंशन है, आप पढ़ लें। ओके, क्वेश्चन नंबर है 20, क्वेश्चन नंबर 20, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करते करते याद हो जाएंगे क्योंकि आपका रिवीजन हो रहा है यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आंसर बताएं। ओके, लिखा है मानव में क्रीनियल तंत्रिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द क्रीनियल नर्व्स इन ह्यूमंस, कितनी होती है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 12 पेयर्स में होती हैं। आप इसी तरह याद कर लें, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो पेयर्स पूछा जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 21 पर दिया गया निम्न में से किस भोजन में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग द फूड है द हाईएस्ट आयरन कंटेंट, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ओके, हरे पत्तेदार सब्जियों में, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। जब ऑप्शन में पालक अलग दिया जाता है तो पालक कहते हैं, ठीक है, स्पाइनक में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन गुड़ में भी आयरन पाया जाता है, गुड़ में आयरन पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। एक क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था, मैं बता दूँ आपको, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है, उस पर कई सारे ऑप्शन दिए थे, लेकिन उसका जो राइट आंसर था करौंदा। करौंदा आपने देखा होगा, ये खट्टा खट्टा होता है, रेड कलर का एक छोटा सा फल होता है, छोटे छोटे फल होते हैं, इसे एक तरह का बेर कहा जाता है, क्या प्लम के नाम से जाना जाता है। ओके, तो छोटे छोटे ये खट्टे खट्टे फल होते हैं, इसे करौंदा कहा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसका अचार भी बनाया जाता है, ओके, पिकल्स भी बनाया जाता है, और ये पब्लिक सर्विस कमीशन का ये राइट आंसर था, करौंदा में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। ओके, ध्यान में रखना है आपको भी। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 22, ये लिखा है एनुरेसिस का क्या अर्थ है, कई बार बताया भी हमने, राइट आंसर ऑप्शन भी होगा यूरिनेटिंग इन स्लीप, मतलब नींद में पेशाब कर देना या बेड वेटिंग करना, क्या बेड वेटिंग करना, यहाँ पर देख ले कभी कभी ये दिया जाता है ऑप्शन में बेड वेटिंग। क्वेश्चन नंबर है 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे दिया गया कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में भूमिका निभाता है, विच विटामिन प्ले आ रोल इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, तो कौन सा विटामिन होता है, ऑप्शन बी होगा विटामिन डी होता है। ओके, याद कर लें आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर है 24 पे दिया गया निम्न में से, ये लिखा है बोमैन कैप्सूल किस में पाया जाता है, बोमैन कैप्सूल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर इसका। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, वृक्क या किडनी का है। ठीक है, कभी कभी गुर्दा लिख के आ जाता है, किडनी लिख के आ जाता है, तो ध्यान में रखना है आपको। ओके, ये इंग्लिश में ही याद कर लें आप तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ये देख लें, यहाँ पर लिखा है बोमैन कैप्सूल इज फाउंड इन द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी, ये किडनी के आउटर पार्ट में पाया जाता है, ये समझ लें कॉर्टेक्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 25 पे दिया गया पार्कलैंड जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वो कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग द पार्कलैंड फार्मूला,
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर? कॉमन सी बात है, 4 ml वाला ध्यान रखना, ऑप्शन ए सही आंसर, ठीक है। 4 ml या 4 ml, ये लिखा है बर्न परसेंटेज इंटू बॉडी वेट इंटू 4 ml, ठीक है। पिछले वीडियो में समझाया था किस तरह ये अप्लाई होता है, किस तरह इसका यूज किया जाता है। पार्कलैंड फार्मूला फॉर द टोटल फ्लूइड रिक्वायरमेंट इन द 24 आवर्स इज एज, ये वाला फार्मूला लगता है, ठीक है। 4 ml आपको ध्यान में रखना है, मोस्टली यहाँ से क्रैश हो जाता है, आप इजीली फाइंड कर लेंगे। 4 ml उसके साथ मल्टीप्लाई में होगा। टीबी ऐसे का मतलब होता है टोटल बॉडी सरफेस एरिया, या बर्न प्रतिशत लिखा होगा या तो ये लिखा होगा, दोनों में से कोई एक लिख दिया। हमने दोनों मेंशन किए हैं, और जिस तरह मैंने फार्मूला बताया इसी तरह आपको याद रखना है ऊपर वाला, ठीक है। इंटू ये बॉडी वेट किस में होगा, केजी में होगा, ना कि ग्राम में। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे दिया गया 50% जो इसका जो फ्लूइड होता है ना वो 8 घंटे में दे देते, जो 16 घंटे बचते हैं 50% बाद में दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो जले वाले पेशेंट होते हैं, बर्न पेशेंट को दिया जाता है ऐसा, ओके। क्वेश्चन नंबर 26, लड़कियों में स्तन अंकुर ब्रेस्ट बड्स के प्रकट होने की घटना क्या कहलाती है? व्हाट इज द अकरेंस ऑफ द अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बड्स इन गर्ल्स? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ये MPNHM में पूछा गया था, CHO में, और भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि लड़कियों में जो स्तन अंकुर के प्रकट होने की घटना क्या कहलाती है? थिलार्चे कहा जाता है, इंग्लिश में यहाँ पर मेंशन है स्पेलिंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 27, शरीर का तापमान पता करने के लिए सबसे उपयुक्त मोस्ट रिलायबल मेथड या विधि कौन सी है? विच आर द फॉलोइंग द मोस्ट रिलायबल मेथड टू नो बॉडी टेम्परेचर? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बाय रेक्टम या मलाशय के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम्स में कई बार। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 पढ़ ले, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कई बार बताया भी हमने और आपको भी याद होगा ये। लेबेक्टोमी किस अंग के कैंसर का उपचार है? लोबेक्टोमी इज द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑर्गन कैंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी लंग्स का। किसका? लंग्स का। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर दिया गया लोबेक्टोमी इज द मोस्ट कॉमन वे टू ट्रीट दी लंग कैंसर। फेफड़ों से संबंधित है लोबेक्टोमी, ओके। लोबेक्टोमी में कैंसर, लंग कैंसर का इलाज किया जाता है। क्वेश्चन पढ़ ले 29, बच्चों में ड्रग्स की डोज किसके हिसाब से कैलकुलेट करनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताएं आप आंसर। अकॉर्डिंग टू विच डोज शुड बी कैलकुलेट इन द चिल्ड्रेन? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी वेट के हिसाब से या वजन के हिसाब से इसे काउंट करना चाहिए। बच्चों में जो ड्रग्स दी जाती है, दवा दी जाती है, वो उनके वेट के हिसाब से दी जाती है। थोड़ी जानकारी मेंशन है, पढ़ लें यहाँ पर। ये मोस्ट ड्रग्स चिल्ड्रेंस डोज अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट, उनके बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। कितने mg दी जाएगी, कितने kg के बालक को, ठीक है। जैसे 10 kg का बालक है तो उसे कितने mg का डोज देना चाहिए, इस हिसाब से ये डोज दिए जाते हैं। और यहाँ पर लिखा है BSA के माध्यम से, कभी कभी ये मेंशन कर दिया जाता है, या उनके वेट के हिसाब से ये लिखा है बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से उनको मेडिसिन दी जाती है mg में, मिलीग्राम्स में, कि उनको कितने mg देना चाहिए बच्चों को। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 30, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। 30 नंबर, फ्लैग साइन किस रोग का सूचक है? जल्दी से बताएं आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्वेश्चरकर। फ्लैग साइन किस रोग का सूचक है? क्वेश्चरकर। कई बार बताया है, बच्चों के बाल क्या होते हैं, झंडा कलर हो जाता है। फ्लैग साइन का मतलब होता है झंडा कलर। झंडा कलर कैसा होता है? तिरंगा नहीं बन जाता, इसका मतलब ये होता है यहाँ पर हल्के से सुनहले बाल हो जाते हैं, गोल्डन कलर के, कुछ ब्राउन होते हैं, कुछ व्हाइट टाइप ऐसे हो जाते हैं बाल, ठीक है। और ये खड़े खड़े बाल रहते हैं, इसे झंडा साइन कहा जाता है, फ्लैग साइन कहा जाता है। ये क्वेश्चरकर कमी को इंगित करता है या इंडिकेट करता है, ओके। और ये क्वेश्चरकर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सी डिसीज होती है, ओके। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सी डिसीज होती है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो ऑप्शन 30 पे मेंशन है, इसी को आपको बताना है, इसी में आंसर दिया गया है उसका, ठीक है। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी से या प्रोटीन प्लस एनर्जी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये जो ऑप्शन दिए गए ना 30 में, इसी में आंसर दिया गया उसका, बताएं, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया और भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 31, डीपीटी की जो बूस्टर खुराक है कब दी जाती है? फिर इज द बूस्टर डोज ऑफ द डीपीटी अप्लाइड? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 16 से 24 महीने पर, ओके। यहाँ पर देख ले डोज कितनी दी जाती है, 0.5 ml दी जाती है। रूट कौन सा होता है? IM रूट होता है। कई बार पूछा जाता है, ये अभी एग्जाम्स में पूछा गया था UP NHM में,
ANM के एग्जाम्स में। कौन से रूट से दिया जाता है DPT? ये IM मतलब इंट्रामस्कुलर रूट के माध्यम से दिया जाता है। जो भी हिंदी मीडियम से इसे हिंदी में याद करने की गलती ना करें, इसे इंग्लिश में याद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको ये सेम टू सेम मिल जाएगा। उस पर हिंदी में मिलेगा अंत त्वचा या बाह्य त्वचा या बहिर्त्वचा, तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए हम सलाह यही देते हैं, इसका जो माध्यम पूछा जाए रूट, तो आप इंट्रामस्कुलर, सीधी सी बात है, IM याद कर लें, ओके, या इस तरह याद कर ले, थोड़ा बहुत माइंड में रहेगा, इजीली फाइंड कर लेंगे, ओके। यहाँ पर भी कई चीज़ें मेंशन है, जब 5 साल में दिया जाता है तब कहाँ पर दिया जाता है, ठीक है, ये वो जहाँ पर दिया जाएगा आउटर मिड थाई में दिया जाता है, ये आउटर मिड थाई में ये DPT दिया जाता है जब। लेकिन एक बात है ध्यान रखना, जब 5 साल में जब दिया जाता है ना डोज इसका, तो ये कहाँ दिया जाता है? अपर आर्म में दिया जाता है। अपर आर्म मतलब ऊपर वाली भुजा में दिया जाता है, ओके, यहाँ पर दिया जाता है, ऊपर वाली भुजा में दिया जाता है। वैसे कहाँ दिया जाएगा? ये मिड थाई में दिया जाएगा, और डोज उतना ही होता है 0.5 ml, ओके। क्वेश्चन नंबर है 32, 100 दिन की खांसी के नाम से निम्न में से किस रोग को जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग द डिसीज नोन एज द हैंडेड डे कफ? राइट आंसर ऑप्शन सी है, पर्ट्यूसिस। इसे काली खांसी हिंदी में कहा जाता है, कुकुर खांसी या काली खांसी कहा जाता है, ओके। ये काफ़ी दिन लॉन्ग ड्यूरेशन तक खांसी चलती है, इसी को कुकुर खांसी या 100 दिन वाली खांसी कहा जाता है, 100 दिन वाली। ये लिखा है सिस्टाइटिस का क्या अर्थ है? व्हाट डज द सिस्टाइटिस मीन? इसका जो राइट आंसर होगा बताएं जल्दी से अपना आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ब्लडर इन्फ्लेमेशन, मूत्राशय का प्रदा। प्रदा मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, इंग्लिश में समझ लें यहाँ से, ओके। पढ़ लें यहाँ पर, ये लिखा है सिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लडर यूजुअली काज्ड बाय द ब्लडर इन्फेक्शन। इट इज द कॉमनली टाइप ऑफ द पर्टिकुलर इन द वुमेन्स। ये क्या होता है? मोस्टली क्या होता है? महिलाओं में हो जाता है। किसमें? महिलाओं में। यूरिनरी ट्रैक्ट UTI ये किसमें होता है? महिलाओं में हो जाता है। इस पर होता है क्या? ये जो ब्लडर होता है इस पर सूजन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 34 पे दिया गया है, मूत्र मार्ग व मूत्राशय की आंतरिक सतह को देखने हेतु कौन सी प्रक्रिया होती है? विच प्रोसेस इज डन टू सी द इंटरनल सरफेस ऑफ द यूरेथ्रा एंड द ब्लैडर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, सिस्टोस्कोप। सिस्टोस्कोप का यूज किया जाता है। क्वेश्चन पढ़ लें आप अच्छे से, यहाँ पर भी देख लें आप। सिस्टोस्कोप इज अ प्रोसीजर टू लेट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर व्यू टू द यूरिनरी ट्रैक्ट, पर्टिकुलर द ब्लैडर देखा जाता है, यूरेथ्रा देखा जाता है, ओपनिंग टू द यूरेटर्स। ये सारी चीज़ों की जांच की जाती है किसके माध्यम से? सिस्टोस्कोपी के माध्यम से या सिस्टोस्कोप। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 12, काफ़ी सिंपल है, बताएं जल्दी से आंसर अपना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा गया है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन B12? राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका, साइनोकोबालामिन होता है। क्या? साइनोकोबालामिन। इसकी वजह से होता क्या है? इनीमिया हो जाता है। क्या? इनीमिया। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा इनीमिया, तब आप बताएंगे परनीसियस इनीमिया हो जाता है। कौन सा? परनीसियस इनीमिया, ओके। क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लें आप 36, अपना आंसर बताएं। सिस्टोस्कोप प्रक्रिया है जो कौन सी पोजीशन दी जाती है? सिस्टोस्कोप में बताया था अभी, ब्लैडर लेडर यूटेरा और इनका सब क्या किया जाता है? जांच किया जाता है। इस पर अब पोजीशन कौन सी दी जाएगी ये आपको बताना है यहाँ पर। इस पर जो पोजीशन होती है लिथोटॉमी पोजीशन दी जाती है। कौन सी पोजीशन? लिथोटॉमी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सिस्टोस्कोप जो होता है ब्लैडर का बारे में देखा जाता है, जांच किया जाता है, और यूरेटर्स के बारे में देखा जाता है, इंटरनल्स, ओके। इसमें जो पोजीशन दी जाएगी वो लिथोटॉमी पोजीशन दी जाती है। और देख ले भाई किसमें किसमें दी जाती है। जो सिस्टोस्कोपी होती है यूरोलॉजी या गाइनकोलॉजी में जो प्रोसीजर्स किया जाता है ना, वो इसके माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से? लिथोटॉमी या लिथोटॉमी पोजीशन दी जाती है। गाइनकोलॉजी और वेजाइनल एग्जामिनेशन होती है, यौन परीक्षण होता है, उसमें भी लिथोटॉमी पोजीशन दी जाती है। आप इस तरह समझें यहाँ पर जो मेंशन किया गया, यूरोलॉजी से कोई भी एक्टिविटी की जाएगी या गाइनकोलॉजी से उस पोजीशन जो मोस्टली कॉमन होती है वो लिथोटॉमी होती है। क्वेश्चन नंबर 37, ये लिखा है, थायरोक्सिन की अति स्रावण से होने वाला रोग कौन सा है? व्हाट इज द डिसीज काज्ड बाय द ओवर ग्रोथ ऑफ द थायरोक्सिन? ये हमारा लास्ट वीडियो क्वेश्चन है, मोस्टली लोगों ने सही आंसर दिया था। जिनका आंसर गलत है वो देख ले। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या? ग्रेव डिसीज हो जाती है जब ज़्यादा मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से निकलने लगता है, तो ग्रेव डिसीजेज हो जाती है, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन है आपके लिए, समझ लेने।
ग्रेव डिसीजेज इज एंड इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, एक प्रकार का इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर होता है। ओके, ग्रेव डिसीज के बारे में बताया जा रहा है। रिजल्ट इन द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स, होता क्या है, थायराइड ग्लैंड से जब थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है तो उसकी वजह से जो बीमारी हो जाती है ग्रेव्स बीमारी हो जाती है। जब ज़्यादा मात्रा में जब ओवर प्रोडक्शन होगा तो इसके लिए जो टर्म्स यूज किया जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर कम मात्रा में निकलता ना तो उसके लिए हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ग्वाइटर हो जाता है। लेकिन जब ओवर प्रोडक्शन होगा तो उसको कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं, हाइपर, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना है आपको। अब देख लें यहाँ पर जो इसके जो सिम्टम्स होते हैं ग्रेव रोग, कैसे आप पहचानेंगे। चिंता उस व्यक्ति को बहुत रहती, इरिटेबिलिटी बहुत होती है, मतलब बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है, और फाइंड टिमस ऑफ द हैंड्स एंड बल्जिंग आई रेडनेस एंड वेट लॉसेस होने लगता है। अब हम आपको थोड़ा बता दें, यहाँ पर ये जो आंखें होती हैं वो क्या होती है, बहुत बल्कि सी हो जाती है, यहाँ पर बहुत रेडनेस आ जाती है बहुत, और ये आंखों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, ये बल्जिंग हो जाती हैं आंखें, बहुत ये लटकने ऐसी लगती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं, ये मोस्टली 40 से 60 साल में ऐसा पहचाना जाता है। जो ग्रेव डिसीजेज के बारे में जानकारी मिलती है ना, मोस्टली वो 40 से 60 के बीच में, 40 to 60 बिटवीन एज में ग्रेव डिसीजेज को क्या किया जाता है, फाउंड किया जाता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। आंखें होती हैं, आंखें क्या होती है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्या होता है, हैंगिंग करने लगती, लटकने लगती, और यहाँ पर बहुत रेडनेस आ जाती, बहुत ज़्यादा मात्रा में रेडनेस आ जाती, और आंखें सूजी लगती, मतलब फूली सी लगती, मतलब इन्फ्लेमेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि उनकी आंखों में क्या हो गया, सूजन्स है। ओके, ये ग्रेव डिसीजेज के लक्षण है, और उनका बॉडी जो वेट होता है वो भी बहुत लॉस होने लगता है, आंखों में रेडनेस बनी रहती है, और भी कई कारण होते हैं, यहाँ पर मेंशन है। ओके, नेक्स्ट है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 38 पे दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। जैसे होता है, हमने बताया था प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो उसका होता था अमीनो एसिड, उसी हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को समझना है। एक क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया, प्रोटीन का जो अंतिम उत्पाद होता है उसे अमीनो एसिड कहा जाता है, या अमीनो अम्ल कहा जाता है हिंदी में। उसी तरह आपको बताना होगा क्वेश्चन 38 का आंसर, कार्बोहाइड्रेट का जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन का जो अंतिम उत्पाद होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। ओके, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर चैनल पे नए इसे सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, जितने भी लोग जीके या रीजनिंग्स या करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, हमारे दूसरे चैनल्स को जाके सब्सक्राइब करिए, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे। ओके, मोस्टली सभी लोगों के एग्जाम्स में क्या होगा, करंट अफेयर, जीके, जीएस से क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी अच्छे लेवल से हम वहाँ पर कवर कर रहे हैं और कवर करेंगे। आपको काफ़ी ध्यान में रखते हुए वहाँ पर हम चैनल्स को हमने जो भी बनाया है उस पर, और आपके लिए खास कर रहे हैं, आप लोगों के लिए, ताकि आपका जो जीके का पोर्सन है वो वहाँ से कवर हो जाएगा। ओके, जिनका भी एग्जाम्स में पेट होगा और भी कई चीज़ें होंगी वहाँ पर हम कवर करेंगे। ओके, चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, सभी लोग जाके सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू।